कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आर्यन प्रिया को लेकर अपनी कार की तरफ चला गया। राज वहीं खड़ा रहा, उसके आंखों में आंसू थे। उसने नजरें उठाकर उस कार की तरफ देखा जिसमें आर्यन और प्रिया थे, और तब तक देखता रहा जब तक वो उसके आंखों के सामने से दूर नहीं हो गए। राज को अब पछतावा हो रहा था। उसने सोचा, क्या आर्यन ने सच कहा? क्या सच में प्रिया मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी? क्या सच में उसने मुझे धोखा नहीं दिया था? तो फिर वो बच्ची आखिर वो कब हुई? तो क्या मोनिका ने मुझसे झूठ कहा था? ये सोचते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसने दांत को पीसते हुए कहा, मोनिका, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बार तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि एक पुलिस वाले ने उससे कहा, सर, अब आप घर जा सकते हैं। राज ने जब ये सुना तो वो फिर से पछतावे से भर गया। उसने जो प्रिया के साथ किया था वो उसके आंखों के सामने आने लगा। वो शर्म से कहीं डूब जाना चाहता था। उसने कुछ देर बाद जब मुड़कर अपने पिता की तरफ देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। वो पहले ही वहाँ से जा चुका था। प्रिया और आर्यन दोनों कार में एक साथ बैठे थे। प्रिया आर्यन के कंधे पर अपने सिर को टिकाकर बैठी थी। आर्यन प्यार से उसके सिर में अपने हाथों को फेर रहा था। प्रिया को बहुत सुकून मिल रहा था। प्रिया को धीरे धीरे नींद आ गई। जब वो घर पहुंचे तो आर्यन ने प्रिया को अपनी बाहों में उठा लिया और ले जाकर उसे अपने बेडरूम में सुला दिया। पूरे रास्ते वो बस उसके चेहरे को देख रहा था। उसने जब उसे बेड पर सुलाया तो वो उसके चेहरे को एक बार फिर से देखने लगा। उसने सोचा, सच में ये चेहरा वही है जिसके लिए मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। ये सोचते हुए उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। उसने धीमे से उसके बालों में अपने हाथों को फेरा और झुककर उसके माथे को चूम लिया। उसके बाद उसे उसने ब्लैंकेट से ढक दिया और कपड़े चेंज करके रूम से बाहर आ गया। एंजल आंटी सोफ़ी के साथ बाहर झूला झूल रही थी। जब उसने आर्यन को आते देखा तो वो बहुत खुश हो गई। वो दौड़ते हुए उसकी तरफ भागी। डैडी, डैडी। आर्यन ने जब उसे भागते हुए अपनी तरफ आते देखा तो उसका दिल गर्माहट से भर गया। उसने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसके गालों को चूम लिया, और कुछ देर तक वो उसके साथ ही खेला। प्रिया की जब नींद खुली तो वो अपने कपड़े को चेंज करके नीचे आ गई। उसने जब दोनों को साथ खेलते देखा तो वो उनको मुस्कुराते हुए बस देखने लगी। उनको यूं खुश देखकर उसे बहुत खुशी मिल रही थी। टोनी अपने रूम में बैठकर प्रिया की लाइफ के पास्ट के बारे में पढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था उसके एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। जब उसने पूरा पढ़ लिया तो उसने उन्हें डेस्क पर रख दिया। उसने एक गहरी सांस भरी और अपनी जगह से उठकर वो अपने रूम के खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वो बाहर देखते हुए बहुत देर तक गहरे ख्यालों में खो गया। उसके दिमाग में बस प्रिया का अतीत ही घूम रहा था। शुरू में जब उसने पढ़ा कि उसकी लाइफ कितनी आसान थी तो उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे पढ़ने लगा उसको पता चला कि वो कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर कर आज वो इस मुकाम पर खड़ी है। उसके चेहरे की मुस्कान कहीं गायब हो गई। उसकी जगह चिंता ने ले ली। अभी तक उसके लिए सब कुछ आसान था, लेकिन अब जब वो ये जान गया था कि प्रिया कभी आर्यन के बहुत करीब नहीं थी, बस उसने हालात से मजबूर होकर उससे शादी की थी, ये जानने के बाद उसे अपना बदला लेने के बारे में सोचने से ही बेचैनी हो रही थी। ये सच था कि वो आर्यन से उसकी सबसे प्यारी चीज़ को छीन लेना चाहता था, लेकिन अब वो प्रिया को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो अब एक बहुत बड़े उलझन में पड़ गया था। उसे अपनी बहन का बदला भी लेना था। उसने अपने एक हाथ से अपने सिर को पकड़ लिया। उसने सोचा, सच में ये एलिस कितनी चालाक है। इसने प्रिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने मेरी दुश्मनी का इस्तेमाल करने का सोचा। अब मेरे पास प्रिया को बर्बाद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं भले उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो आर्यन की कमजोरी है। अगर उसे तकलीफ़ होगी तो आर्यन को भी तकलीफ़ होगी, और मैं यही चाहता हूँ। ये सोचते समय उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसने धीमी आवाज़ में कहा, प्रिया, आई एम सॉरी, मुझे ये करना ही होगा। ये तुम्हारे नसीब का दोष है कि तुम आर्यन की कमज़ोरी हो, इसलिए मुझे तुम्हें तकलीफ़ पहुँचानी ही होगी। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और धीमे से अपनी आंखें खोली।
उसकी आंखों में एक अलग सा एहसास था, उसे खुद भी पता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। शायद वहाँ एक हल्की नमी थी। आर्यन, प्रिया और एंजल तीनों एक साथ एंजॉय कर रहे थे कि तभी उनके गार्ड ने आकर बताया कि एलिस नाम की कोई लोडी उनसे मिलने आई है। आर्यन ने जब एलिस का नाम सुना तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसके आंखों में हल्की गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने एंजल को सोफी आंटी को दिया और उनसे कहा कि वो उसे सुला दें। वो नहीं चाहता था कि उन तीनों के बीच के तनाव के माहौल का असर उसकी बेटी पर पड़े। उसने गार्ड से कहा, ठीक है, उसे अंदर भेजो। वो गार्ड वहाँ से चला गया। आर्यन ने प्रिया को एलिस से सगाई के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो थोड़ी नर्वस हो गई क्योंकि वो उन दोनों के बीच आ गई थी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि वो क्या सोचकर परेशान हो रही है, इसलिए उसने प्यार से उसके बालों में अपने हाथ को फेरते हुए कहा, अगर तुम नहीं होती तो भी मैं कभी उससे शादी नहीं करता। प्रिया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने सोचा, आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही थी। उसने अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा, जहां उसे अपने लिए सिर्फ खूब सारा प्यार दिखाई दे रहा था। आर्यन ने जैसे इस बार भी उसके मन को पढ़ लिया था। उसने उसके कान के पास जाकर मुस्कुराते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारी ये आंखें मुझसे बहुत बातें करती हैं। यही तुम्हारे दिल का राज भी मुझे बताती हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी इन आँखों की है। ये बोलकर वो उसके आंखों में देखने लगा। आर्यन की बातें सुनकर और उसको अपने इतना करीब देखकर उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। आर्यन ने जब उसे शर्माते देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने उसके होठों को चूम लिया। प्रिया की आंखें थोड़ी हैरानी से खुली रह गईं। उसने सोचा, सच में ये कितना शैतान है, इसे बस किस करने का बहाना चाहिए। एलिस भी तब तक दरवाजे पर आ चुकी थी। उसने जब उन दोनों को किस करते देखा तो वो वहीं रुक गई। उसके पूरे शरीर में जैसे आग लग गई हो। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और खुद से कहा, काम डाउन एलिस, काम डाउन। बहुत जल्द ये लड़की तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अभी उसे जितने मज़े करने हैं करने दो। तुम्हें अपने आप को शांत रखकर ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई और अपना गला साफ करते हुए उनकी तरफ बढ़ी। जब प्रिया को किसी के कदमों की आहट महसूस हुई तो उसने जल्दी से आर्यन को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और खुद को ठीक करके उस तरफ देखने लगी जिधर एलिस थी। उसने जब एलिस को देखा तो उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई। आर्यन ने कोल्ड लुक के साथ एलिस को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो ये सोच रहा था कि जब एलिस इंडिया बहुत पहले ही आ चुकी थी तो वो अभी तक उससे मिलने क्यों नहीं आई थी। वो आज क्यों आई है, आखिर वो क्या चाहती है। आर्यन पहले एलिस को नापसंद नहीं करता था, वो उसको अपनी अच्छी दोस्त मानता था। उसे हमेशा सुनने को मिलता था कि जब भी कोई लड़की उसे प्रपोज करना चाहती थी तो एलिस उनको आर्यन से दूर करने के लिए उनको परेशान करती थी। उसे हमेशा लगता था क्योंकि वो उसको अपनी बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए वो ऐसा करती थी। लेकिन जब टोनी के बहन का मर्डर हुआ और उसे पता चला कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसी वक्त से उसे एलिस पर शक हो गया था। उसने फिर उन सभी लड़कियों की इन्वेस्टिगेशन कराई जिन्होंने कभी भी आर्यन से प्यार या उसको प्रपोज करने की कोशिश की थी। उन सब से बात करने के बाद उसे पता चला कि एलिस ने उन सब के साथ कितना बुरा किया था। कुछ लड़कियां तो आर्यन का नाम सुनकर ही डर से कांपने लगी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर आर्यन अब एलिस से सावधान हो गया था और उससे दूरी बनाकर रहने लगा था। उसने जब टोनी से उसके मिलने की खबर सुनी थी तो वो उस वक्त ही समझ गया था कि वो प्रिया को चोट पहुंचाने के लिए टोनी के दुश्मनी का इस्तेमाल करने की सोच रही है। आर्यन अभी तक इसीलिए शांत था क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर टोनी का प्लान क्या है। उसे रोकने के सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो उसका सामना करे और उसे मौत के घाट उतार दे, या फिर वो उसके बहन के मर्डर के पीछे का सच पता लगा ले। वो टोनी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो अब उसके बहन के मर्डर के पीछे के सच को जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने की सोच रहा था। अब जब एलिस यहाँ थी तो उसे लगा कि उसे अपने इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार को तेज करना होगा। वो ये सब सोच रहा था और पूरे समय उसके चेहरे पर गंभीर भाव बने हुए थे।
एलिस ने मुस्कुराते हुए प्रिया को देखा। उसने मन में कहा, सच में ये लड़की कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, लेकिन क्या फ़ायदा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे मैं एलिस हूँ, आर्यन की एक्स फियांसे हूँ। सॉरी, मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। वो प्रिया को नीचा दिखाना चाहती थी। प्रिया पहले तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब उसने आर्यन की एक्स फियांसो सुना तो उसको बहुत जलन महसूस हुई। वो ये समझ गई थी कि उसने ये जानबूझकर कहा था। उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखी और खड़े होकर उसके गले लगते हुए बोली, हाय, प्रिया, प्रिया आर्यन कपूर, आपसे मिलकर खुशी हुई। एलिस ने जब प्रिया का नाम आर्यन के नाम के साथ जुड़े देखा तो उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखा और मुस्कुराते हुए आर्यन के गले लगने के लिए उसकी तरफ झुकी। उसने डीप नेक की टॉप पहन रखी थी, जिससे उसके शरीर का हिस्सा साफ साफ दिख रहा था। वो आर्यन को सेड्यूस करना चाहती थी, लेकिन आर्यन उसके इन चीप ट्रिक्स के बारे में जानता था। इसलिए उसने कहा, मैं अपने वाइफ के अलावा किसी को भी अपने गले नहीं लगाता। आई एम सॉरी। ये सुनते ही एलिस को लगा जैसे किसी ने उसके दिल के टुकड़े कर दिए हों। वो मुस्कुराते हुए पीछे हो गई। उसने कहा, सही है, बीबी मिल गई तो अब दोस्त को क्यों याद रखोगे। उसने थोड़ा चिढ़ने का नाटक किया। उसे नहीं पता था कि आर्यन को उसके ऊपर पहले से ही शक है। अगर उसे इसका ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो वो इतने नखरे नहीं कर रही होती। प्रिया ने जब आर्यन का जवाब सुना तो उसके दिल में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई। तीनों ने मिलकर कुछ देर तक बातें की और एलिस वापस होटल में आ गई। वो चाहती थी कि वो उनके साथ ही रहे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उसे उनके साथ रुकने को नहीं कहा, इसलिए उसे वापस होटल आना पड़ा। इधर शिल्पा घर में अकेली थी। वो लाउड म्यूज़िक लगाकर डांस कर रही थी और खाना बना रही थी। उसने हाफ पैंट और एक टॉप पहन रखा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आराम से सोफे पर बैठकर उसको डांस करते हुए देख रहा था। वो अनीस था। उसके पास पहले से ही उसके घर की दूसरी चाबी थी। जब उसने खिड़की से शिल्पा को इतने मज़े करते देखा तो उसका मन नहीं था कि वो उसको परेशान करे। आखिर वो उसे कितने सालों बाद इतना खुश देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले हुआ करती थी। इसलिए वो चुपके से उसके घर में आ गया और सोफे पर बैठकर उसको देखने लगा। उसने उसका चुपके से वीडियो बना लिया। शिल्पा को जल्दी ही गर्मी लगने लगी। उसने अपना टॉप निकाल कर फेंक दिया। अनीश ने जब ये देखा तो उसका गला सूखने लगा। उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गई। उसने सोचा, ये लड़की किसी दिन मेरी जान लेकर रहेगी। उसने उसके टॉप को उठा लिया और उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। वो उसमें खो ही गया। शिल्पा का ध्यान अचानक से उसकी तरफ गया। जब उसने उसकी तरफ देखा तो डर की वजह से जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर अनीस जोर से चिल्लाने लगा। वो भी डर गया था। जैसे ही शिल्पा ने ये देखा कि वो अनीस है तो उसने जल्दी से एक तकिया उठाया और उसकी तरफ चलाकर मारा और बोली, तुम अंदर कैसे आए। अनीस ने भी शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए अपने हाथ में चाबी को दिखाते हुए बोला, इससे। शिल्पा ने जब उसके पास चाबी देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसा भी कर सकता है। उसने उससे पूछा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। ये बोलकर उसने अनीस की तरफ देखा, जो बड़े ध्यान से उसके शरीर की तरफ देख रहा था। शिल्पा को तब ध्यान आया कि उसने तो अपना टॉप पहना ही नहीं है। उसने चीखते हुए अपने शरीर को अपने हाथों से ढकते हुए कहा, तुम बेशर्म, अपनी आंखें बंद करो और मेरा टॉप मुझे दो। ये बोलते हुए वो उसके करीब आ गई। अनीश ने मुस्कुराते हुए उसके टॉप को अपने हाथों में ऊंचा उठा लिया और बोला, आओ आकर ले लो। शिल्पा उससे टॉप छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन अनीश लंबा था, इसलिए वो आसानी से उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक से अनीश ने उसको देखा और उसको कमर से पकड़कर सोफे पर गिरा दिया और खुद उसके पास आ गया। शिल्पा कुछ समझ पाती उससे पहले ही अनीश ने उसके होठों को लॉक कर दिया और उसे चूमने लगा। पहले तो शिल्पा उसे दूर ढकेलने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर वो भी उसके प्यार को महसूस करने लगी। वो दोनों एक दूसरे में जैसे खो से गए कि तभी अनीस के फ़ोन की रिंग बजी, जिससे शिल्पा होश में आ गई। उसने अपनी आंखें खोली और जल्दी से उसे धक्का देकर अपने टॉप को लेकर अंदर की तरफ भाग गई। उसने जल्दी से अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और अपने धड़कते दिल पर हाथ रखकर खड़ी हो गई।
और कुछ देर पहले हुए किसके बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। जब वो टॉप पहनकर बाहर आई तो अनीश ने उससे कहा, मॉम ने बुलाया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। उसने कुछ देर सोचा और चाबी उठाकर पास के टेबल पर रखते हुए बोला, और ये चाबी है, मैं इसे यहीं रख रहा हूँ। हालांकि वो चाबी रखते समय बहुत उदास था, लेकिन वो शिल्पा को ये विश्वास दिलाना चाहता था कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है। शिल्पा ने जब सुना कि अनीश जाने वाला है तो उसे अपने दिल में कुछ खाली सा महसूस हुआ। वो थोड़ी उदास हो गई, लेकिन जब उसने चाबी के बारे में सोचा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसे तुम अपने पास ही रख सकते हो। ये बोलते समय वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। अनीश ने जब ये सुना तो वो ज़्यादा खुश हो गया। उसने सोचा, क्या इसका मतलब है कि शिल्पा मुझे ये इजाज़त दे रही है कि मैं जब चाहे तब उसके पास आ सकता हूँ। ये सोचते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो जल्दी से उसके पास गया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला, थैंक यू, और ये बोलकर वो जल्दी से बाहर भाग गया। शिल्पा अनीश को इतना ज़्यादा खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसने अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, पागल। कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। इस बीच अनीश ने राघवेंद्र की प्रिया की शादी की बात बता दी, जिसको सुनकर राघवेंद्र बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक क्यों प्रिया ने शादी कर ली। उन्होंने जब अनीश से प्रिया की शादी करने की वजह के बारे में पूछा तो अनीश ने डरते हुए ही सच सच सारी बात उनको बता दी। पूरी बात जानने के बाद राघवेंद्र को बहुत दुख हुआ। सच में प्रिया कितनी मुश्किलों से होकर गुजरी थी, इस बारे में सोचकर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्हें अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। उन्होंने प्रिया के साथ जो भी हुआ उसका कसूरवार खुद को ठहराया। उन्हें लगा कि वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। अगर उनका बच्चा गलत था तो उसे सही गलत का पहचान कराना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने गुस्से में आकर अपने बच्चे को खुद से दूर कर दिया। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि उनकी एक नातिन भी है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्हें उसे देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगी थी। उन्होंने अनीश से कहा कि वो उससे मिलना चाहते हैं। अनीश ने प्रिया और आर्यन को कॉल किया और उन्हें डिनर पर बुलाया और एंजल को भी साथ लाने को कहा। प्रिया थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उसे सुकून भी था कि अब उसके पापा सब कुछ जानते हैं। आज नहीं तो कल उन्हें पता चलना ही था। वो आर्यन को लेकर उनके घर पहुंची। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं वो फिर से अपने पापा से दूर ना हो जाए। आर्यन ने जब देखा कि वो बहुत नर्वस हो रही है तो उसने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। प्रिया ने उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतना नर्वस क्यों हो, मुझे भरोसा है वो एंजल को अपना लेंगे। प्रिया को ये सुनकर थोड़ी शांति मिली। उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा, अच्छा, तुम्हें इतना ज़्यादा भरोसा कैसे है? आर्यन ने थोड़ी घमंड से भरी मुस्कान के साथ अपने कॉलर को ठीक करते हुए बोला, आखिर बेटी किसकी है? प्रिया उसकी इस हरकत पर जोर से हंस दी। वो सच में घमंड करते वक्त भी काफ़ी क्यूट लग रहा था। आर्यन ने जब प्रिया को हंसते देखा तो वो बस उसे ही देखने लगा। वो उसकी उस मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एंजल ने आर्यन को अपनी गोद में बिठा रखा था। वो उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देता था। एंजल ने जब मम्मी को हंसते हुए देखा तो वो भी खिलखिलाकर हंस दी। उसने पूछा, मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम फिर से पार्क घूमने जा रहे हैं? प्रिया ने प्यार से उसकी तरफ देखा और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं बेटा, आज हम पार्क नहीं जा रहे हैं, आज हम अपने नानू के घर जा रहे हैं। जब एंजल ने नानू शब्द सुना तो उसने पूछा, मम्मा, ये नानू कौन है? क्या वो एंजल को जानते हैं? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, नानू वो हैं जैसे एंजल के पापा हैं, वैसे ही आपकी मम्मी के पापा आपके नानू हैं। और नानू एंजल को जानते हैं और वो उससे मिलना भी चाहते हैं। वो बहुत अच्छे हैं। एंजल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या नानू एंजल को प्यार करते हैं? क्या वो एंजल को चॉकलेट खिलाएंगे? प्रिया उसकी मासूमियत से भरे सवालों को सुनकर थोड़ी इमोशनल हो गई। उसने मुस्कुराते हुए ही कहा, हाँ, नानू एंजल को बहुत प्यार करते हैं और वो एंजल को बहुत सारी चॉकलेट भी देंगे। एंजल बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसको बहुत अच्छा लगता था जब उसे कोई प्यार करता था। उसने सोचा, अगर नानू एंजल को प्यार करते हैं तो एंजल भी नानू को बहुत सारा प्यार करेगी। जल्दी ही कार सिंह विला में पहुंच गई। अनीस उन दोनों को रिसीव करने बाहर ही खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी।
प्रिया उसे इतना परेशान देखकर थोड़ी डर गई। उसने उतरने के साथ ही पूछा, क्या हुआ भाई, कोई गड़बड़ है? अनीश ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ थोड़ी प्रॉब्लम तो है। वो क्या है कि पापा सुबह से ही अपने कमरे में हैं, उन्होंने खुद को बंद कर लिया है और वो बाहर नहीं आ रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि पापा कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। अनीस की बात सुनकर प्रिया भी थोड़ा टेंशन में आ गई। उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने उसकी चिंता भरी नज़रों को देखा तो वो भी थोड़ा सोचने लगा। आखिर वो भी उसके पापा को ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन वो इतना ज़रूर जानता था कि प्रिया के लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये साफ था कि प्रिया के लिए जो ज़्यादा मायने रखता है वो आर्यन के लिए भी मायने रखता है। उसने कुछ सोचा कि तभी एंजल ने उसकी उंगली पकड़ ली और बोली, पापा क्या बात है? उसकी आवाज़ सुनकर आर्यन ने उसकी तरफ देखा और जैसे उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया वो मुस्कुराने लगा। अनीस ने जब एक प्यारी सी आवाज़ सुनी तो उसका दिल जैसे तेज़ से धड़का। हाँ, वो उसे कैसे भूल गया। वो उसको देखने के लिए, उसको गोद में उठाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए कितना बेचैन था। वो उसकी भांजी थी जिसे उसने सिर्फ टीवी पर ही देखा था। अनीस कार के दूसरी तरफ खड़ा था और आर्यन दूसरी तरफ, इसलिए अनीस को एंजल नहीं दिख रही थी। वो जल्दी से उसकी तरफ भागा। उसने देखा एक प्यारी सी बच्ची ने वाइट फ्रॉक पहने अपने नन्हे हाथों से आर्यन की उंगली को थाम रखा था। उसकी प्यारी नीली आंखें उसके गोरे से सुंदर गोल चेहरे पर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अनीश ने उसको देखा जिसके लंबे कर्ली बाल खुले हुए थे, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। उसने प्यार से प्रिया की तरफ देखा और पूछा, क्या ये मेरी भांजी है? क्या तुमने उसे मेरे बारे में बताया है? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने इसे तुम्हारे बारे में बहुत पहले ही बताया था। अनीस ये सुनते ही खुश हो गया। वो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए एंजल को देखने लगा। एंजल भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको घूर घूर कर देखने लगी। अनीस ने कहा, बेबी एंजल, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मेरे पास आओ। एंजल ने जब मामा सुना तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान छा गई। वो प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, मामा क्या आप मम्मा के भाई हो? अनीस ने प्यार से अपना सिर हाँ में हिला दिया। एंजल खुश होकर जल्दी से उसकी बाहों में चली गई। अनीस ने उसे गले से लगा लिया। उसने एंजल के गालों को चूम लिया। अनीस बहुत ज़्यादा हैंडसम था, इसलिए एंजल थोड़ा शर्मा गई। उसने भी प्यार से उसके गालों पर किस कर लिया और बोली, मामू आप तो बहुत हैंडसम हैं। ये सुनकर प्रिया और अनीस दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन आर्यन थोड़ी चिंता में आ गया। उसकी बेटी को हैंडसम लड़कों में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है। उसे आगे चलकर इस बात पर बहुत ध्यान रखना होगा कि कोई भी स्मार्ट लड़का उसकी बेटी के आसपास ना भटके, नहीं तो वो एक दिन उसकी बेटी को उससे दूर ले जाएगा और आर्यन ऐसा नहीं होने देगा। आखिर वो अपनी प्रिंसेस से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अनीस एंजल को अपने गोद में लेकर अंदर गया। उसके पीछे पीछे प्रिया और आर्यन भी एक दूसरे का हाथ थामे अंदर गए। आशा जी उन तीनों को साथ देखकर बहुत खुश हुई। वो आर्यन, एंजल और प्रिया तीनों के साथ बहुत सारी बातें करने में व्यस्त हो गए। वो पांचों बात करने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें राघवेंद्र जी का ख्याल ही नहीं रहा। उधर राघवेंद्र जी सुबह से ही नाराज होकर अपने रूम में बैठे थे। वो प्रिया के बचपन के सामानों को एक एक करके बारी बारी से देख रहे थे और उससे जुड़ी यादों में खो गए थे। वो बहुत इमोशनल फील कर रहे थे। जब से उन्होंने उन लोगों को डिनर के लिए बुलाया था तब से ही वो बेचैन थे। वो बार बार खिड़की तक जा रहे थे। उनके लिए आज वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था। वो अपनी नाती को देखने के लिए बहुत बेचैन थे। उन्हें जब प्रिया के कार के आने की आवाज़ सुनाई दी तो वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन तभी उनको याद आया कि वो तो नाराज़ थे, तो वो बाहर कैसे जा सकते हैं। इसलिए वो ऐसे जगह खड़े हो गए जहाँ से वो तो खिड़की के बाहर सब कुछ देख सकते थे, लेकिन बाहर से कोई उन्हें नहीं देख सकता था। उन्होंने प्रिया को देखा, फिर आर्यन को। प्रिया को देखकर वो मुस्कुराए, उनकी आंखों में आंसू था। लेकिन जब उन्होंने आर्यन को देखा तो वो तुरंत नाराज़ हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सफ़ेद फ्रॉक पहने लंबे कर्ली बालों में एक छोटी बच्ची को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो एंजल का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, इसलिए वो थोड़ा इधर उधर हो रहे थे कि वो उसका चेहरा देख पाएँ, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाए। जब वो तीनों अंदर चले गए तो वो थोड़ा निराश हो गए।
फिर वो इंतज़ार करने लगे कि वो लोग उनसे मिलने उसके पास आएंगे और वो उस पल का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। लेकिन बहुत देर बीत चुका था, कोई भी उनको बुलाने नहीं आया। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अब वो पछता रहे थे कि आखिर वो नाराज़ हुए ही क्यों। क्या हुआ अगर डर की वजह से वो तीनों उससे मिले बिना ही चले गए तो? नहीं, ये नहीं होगा, मैं अपनी नाती से खुद जाकर मिलूँगा। उन्हें अपनी वाइफ पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर उसे तो उन्हें बुलाना चाहिए था। उन्होंने जाकर अपने दरवाजे को अनलॉक कर दिया, लेकिन वो बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो फिर से जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गए। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि कोई उनके दरवाजे को खोल रहा था। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, फिर बहुत बड़ी सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। उन्होंने सोचा, चलो कोई तो आया मुझे मनाने, देखना अब मैं इनकी कैसे क्लास लगाता हूँ। वो ये सोच सोच कर मुस्कुरा रहे थे। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उनकी मुस्कान गायब हो गई और आंखें आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो गईं। किसी ने बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में कहा, नानू क्या आप अंदर हो? राघवेंद्र जी की आंखों से आंसू आ गए। उन्हें इतनी प्यारी आवाज़ किसी की कभी नहीं लगी। उन्होंने अपना चेहरा घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ पर उन्हें एक बेजार खूबसूरत प्यारी सी बच्ची दिखाई दी। दो दरवाजे से अंदर की तरफ अपनी बड़ी बड़ी प्यारी नीली आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। जब राघवेंद्र जी ने उसका चेहरा देखा तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। उन्होंने कुछ देर तक उसकी तरफ देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ अंदर आओ। एंजल थोड़ा हिचकिचाते हुए अंदर की तरफ गई और उनसे कुछ दूर पर अपने फ्रॉक को पकड़कर खड़ी हो गई। फिर हिम्मत करते हुए धीरे धीरे उनके पास गई और उनके पैरों को छूते हुए बोली, नानू मैं एंजल हूँ, क्या आप एंजल से नाराज़ हैं? राघवेंद्र जी ये सुनकर हैरान रह गए। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उतरे और उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए बोले, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, एंजल तो बहुत प्यारी है, फिर उसके नानू उससे नाराज़ कैसे हो सकते हैं? ये सुनकर एंजल ने एक बड़ी सी मुस्कान दी और जल्दी से उनके गले लग गई। राघवेंद्र ने भी उसको अपने गले से लगा लिया। प्रिया, अनीस, आर्यन और आशा जी चारों उनके दरवाजे के बाहर खड़े होकर चुपके से ये सब देख रहे थे। प्रिया, अनीस और आशा जी तो बहुत खुश थे और इमोशनल भी हो गए, लेकिन आर्यन घमंड से अपना सीना चौड़ा कर मुस्कुरा रहा था। आखिर उसकी बेटी ने कर दिखाया। वो इतनी प्यारी है कि कोई उसको देखकर नाराज़ रह ही नहीं सकता है। राघवेंद्र जी जैसे ही एंजल को गोद में उठाकर बाहर की तरफ जाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही वो चारों जल्दी से वहाँ से भागकर लिविंग रूम में आ गए और अपनी अपनी जगह बैठकर बातें करने का नाटक करने लगे। राघवेंद्र जी जब बाहर आए तो उनको देखकर ही वो समझ गए कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो तीनों ही कुछ अलग व्यवहार कर रहे थे और आर्यन के एक्सप्रेशन बहुत गंभीर थे। राघवेंद्र जी ने 2 सेकंड तक उनकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले एंजल को गोद में लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। उनको वहाँ देखकर चारों भी वहाँ पर चले गए। राघवेंद्र जी उन्हें ना देखने का नाटक करते रहे और एंजल से बातें करने में बिजी थे। प्रिया ने उनको देखा और थोड़ा झिझकते हुए बोली, डैड डैड क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? डैड प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं बहुत डर गई थी डैड कि मैं आपको क्या मुंह दिखाती। मैं आपका विश्वास टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैं आपके पास नहीं आई। डैड प्लीज़, आई एम सॉरी। राघवेंद्र जी ने कुछ नहीं बोला। वो एंजल को खाना खिलाते रहे। एंजल बड़ी बड़ी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखती रही। प्रिया के आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे, लेकिन उसने जब एंजल को देखा तो मुस्कुराते हुए अपने आंसू को पोंछ लिया। आर्यन उसके बगल में ही बैठा था। उसने उसके हाथों पर अपने हाथों को रखते हुए कहा, मिस्टर सिंह, जो कुछ भी हुआ उसमें प्रिया की कोई गलती नहीं थी और ना ही मेरी। वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन उसके बाद मैंने इसे ढूंढा और इससे शादी कर ली, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया था और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी बेटी किसी तरह के मुसीबतों का सामना करे। प्लीज़ आप प्रिया को माफ़ कर दे। आपको जो सज़ा देनी है आप मुझे दे दीजिए। राघवेंद्र जी अपने मन में हल्का मुस्कुराए। यही तो वो चाहते थे, आखिर इसी का तो वो सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने गुस्से से आर्यन की तरफ देखा और बोले, यही संस्कार है तुम्हारे कि तुम अपने ससुर को मिस्टर कह के बुलाओ? मिस्टर सिंह नहीं, डैड बोलो मुझे, और सज़ा वो तो तुम्हें मिलेगी। ये सुनकर पहले तो प्रिया और आर्यन खुश हुए कि चलो उनके डैड ने उन्हें माफ़ कर दिया,
लेकिन अगले ही पल सजा सुनकर उन दोनों की ही खुशी कहीं गायब हो गई। राघवेंद्र जी ने चालाकी से भरी मुस्कान के साथ कहा, जैसे तुम लोगों ने मुझसे मेरी नातिन को 5 साल तक दूर रखा, तो अब तुम लोगों की ये सज़ा है कि अब से 1 महीने तक एंजल मेरे पास रहेगी। तुम लोग इससे मिलने बस आ सकते हो। ये सुनकर प्रिया ने कुछ देर तक सोचा और फिर आर्यन की तरफ देखने लगी। आर्यन पहले तो थोड़ा नाराज़ हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा ठीक ही है, उसी बहाने अब हर रात के लिए प्रिया सिर्फ मेरे पास सोएगी और हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। और वैसे भी 1 महीने की ही तो बात है। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने प्रिया की तरफ देखा और हाँ में अपना सिर हिला दिया। प्रिया ने राघवेंद्र की तरफ देखा और बोली, ठीक है डैड। राघवेंद्र जी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अनीस और आशा जी भी अब बहुत खुश थी। एंजल को छोड़कर वो दोनों कार में बैठ गए। एंजल सो चुकी थी, इसलिए राघवेंद्र जी उन्हें छोड़ने बाहर नहीं आए। वो एंजल के पास ही बैठे रहे। जैसे ही कार सिंह विला के बाहर पहुंची, वैसे ही आर्यन ने प्रिया को उसकी कमर से पकड़कर झटके से अपने करीब कर लिया। प्रिया हैरान रह गई। उसने कहा, आर्यन तुम ये क्या कर रहे हो? आर्यन ने उसके चेहरे को थाम लिया और उसके होठों को चूमते हुए बोला, जब तक एंजल अपने नानू के पास है तब तक क्यों ना हम अपने हनीमून पर घूमने चलें। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं गया हूँ। प्रिया ये सुनकर थोड़ी सरप्राइज थी। उसने प्यार से उसकी आंखों में देखा, जो बहुत ही उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। आर्यन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अमित से मालदीव के 2 टिकट बुक करने को कहा। प्रिया आर्यन की बाहों में अपने सिर को रखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी। वो सोच रही थी कि उसका हस्बैंड बहुत रोमांटिक है। ये सोचकर ही उसके गाल शर्म से लाल हो रहे थे। आर्यन ने उसको अपने बाहों में भर रखा था और उसने खुद से अपने मन में कहा, वाह ससुर जी, आप मुझे सज़ा देना चाहते थे, लेकिन आप भूल गए कि आपका दामाद कौन है। अब आप देखिए कि मैं आपकी सज़ा को कैसे अपने मज़े के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मज़ा तो तब आएगा जब आपको मेरे प्लान का पता चलेगा। आप तो गुस्से से पागल ही हो जाएंगे। ओह माय गॉड, मैं कितना अमेजिंग हूँ। ये सोचकर वो अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था। दोनों जल्दी ही घर पहुँचे। प्रिया ने ज़रूरी सामानों को पैक किया और अपने असिस्टेंट शिखा को कॉल किया। शिखा इस समय टोनी के साथ थी। टोनी को बहुत पहले ही पता चल गया था कि वो उसको पसंद करती है। टोनी को अपने प्लान को अंजाम देने के लिए किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो प्रिया के बहुत करीब हो और प्रिया उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हो। इसलिए जब उसे पता चला कि उसकी असिस्टेंट उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने सोच लिया कि वो उसको अपने प्यार के जाल में फंसाएगा, फिर वो उससे जैसा करने को कहेगा वो वैसा ही करेगी। यही सोचकर उसने उसे अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाया था। जब शिखा ने ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका प्रिंस उसे खुद सामने से डेट के लिए बुला रहा है। वैसे उसने सिर्फ डिनर के लिए पूछा था, लेकिन शिखा के लिए ये किसी डेट जैसा था। उसने ओके कहा और जल्दी से तैयार होने लगी। उसकी एक्साइटेड आवाज़ सुनकर टोनी के चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ गई। उसने अपने फ़ोन को कुछ देर तक बिना किसी भाव के कुछ सोचते हुए घूरा। फिर उसने ज़ोर से अपने सिर को झटका, जैसे वो खुद से ही किसी बात को लेकर लड़ रहा हो। वो तैयार हुआ और शिखा से मिलने होटल के लिए निकल गया। उसने आज ब्लैक कलर का आउटफिट पहना। वो उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो होटल पहुंचा और आराम से अपनी सीट पर बैठ गया और शिखा का इंतज़ार करने लगा। शिखा आज बहुत ज़्यादा समय ले रही थी। वो हमेशा ही जीन्स के साथ शर्ट या कुर्ती पहना करती थी, इसलिए उसके पास कपड़े की कमी थी। एक कपड़ा भी ऐसा नहीं था जो वो आज पहन सके। उसे रोना आ रहा था। फिर उसकी नज़र एक गिफ्ट बॉक्स पर गई, जिसे उसके जन्मदिन पर प्रिया ने दिया था। उसने जल्दी से उस बॉक्स को लिया और खोलने लगी। वो उसे भूल ही गई थी। उस दिन उसने गिफ्ट लिया और अलमारी में रखकर भूल गई। उसने जब उसे ओपन किया तो उसने देखा उसमें लाइट पिंक कलर का एक सूट था, जिस पर हल्का जरी वर्क किया गया था। साथ में ही एक पिंक कलर का हैंडबैग और हाई हील सैंडल था। उनको देखकर वो बहुत खुश हो गई। उसने चिल्लाते हुए ही खुशी से कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्रिया मैम, मुझे ये गिफ्ट देने के लिए। वो जल्दी से खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ भागी और तैयार होकर बाहर आई।
वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें हल्का काजल लगाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे, उसने उनको हल्का कर्ल किया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जल्दी से तैयार होकर होटल की तरफ भागी। वो बहुत खुश थी। टोनी ने आज तक किसी का इंतज़ार नहीं किया था, लेकिन आज इस लड़की के लिए उसने पूरे 15 मिनट इंतज़ार किया था। उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन अपने प्लान का सोचकर वो इसका इंतज़ार करता रहा। जैसे ही शिखा उसके पास आई, उसने कहा, हेलो मिस्टर यू सिंह, लेट होने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे। टोनी ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखें फ़ोन से हटाकर उसकी तरफ की। वो उसको देखकर एक सेकंड के लिए जैसे कहीं खो गया। उसकी निगाहें पहले उसके होठों पर गई, फिर उसके आंखों पर, जो बहुत ही ज़्यादा साफ थी। उनमें एक अलग सी चमक थी। उसकी निगाहें धीरे धीरे करते हुए उसके शरीर पर गई। शिखा की बॉडी थोड़ी कर्व थी। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। टोनी को ध्यान ही नहीं रहा जैसे कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। शिखा पहले तो बड़ी सी मुस्कान के साथ उससे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि वो तो कहीं और ही खोया हुआ है। उसने उसके आंखों के सामने अपने हाथों को हिलाते हुए कहा, मिस्टर सिंह। टोनी जल्दी से होश में आया। उसने कहा, यस प्लीज़ हैव अ सीट। शिखा मुस्कुराते हुए सामने की सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। टोनी ने वेटर को बुलाया और शिखा से ऑर्डर देने को कहा। टोनी ने जब उसे कॉल किया था तभी उससे कहा था कि वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन ऑफिशियली वर्क के लिए नहीं, बल्कि वो उसको जानना चाहता है। इसलिए ये सुनकर तो उसके पैर ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। वो सोच रही थी कि ज़रूर उसका प्रिंस भी उसको पसंद करता है, इसलिए वो ऑर्डर करते समय बिल्कुल भी नहीं शर्माई। उसने जल्दी से 3-4 डिशेज ऑर्डर की। वो चाहती थी कि उसका प्रिंस अगर उसे पसंद करे तो वो उसे वैसे ही पसंद करे जैसी वो है। टोनी ने जब उसका ऑर्डर सुना तो उसका मुंह खुला रह गया। ये लड़की क्या इतना खाना अकेले खाएगी? शिखा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों से इशारा करते हुए कहा, आपका ऑर्डर। टोनी तुरंत होश में आया। उसने जल्दी से वेटर को 2 डिश ऑर्डर किया। शिखा बड़ी सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देख रही थी। टोनी उसको इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि उसे उसकी आंखों में सिर्फ मासूमियत और उसके लिए प्यार दिख रहा था। उसे ये सोचकर अजीब लग रहा था कि वो उसके साथ बुरा करने चाह रहा है, लेकिन अब वो चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता था। टोनी ने कहा, तो कुछ अपने बारे में बताओ। आखिर अगर हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। ये सुनकर शिखा अब और ज़्यादा शर्मा गई। ये पहली बार था कि उसने किसी लड़के को दिल से पसंद किया था और वो भी उसको पसंद कर रहा था। शिखा इतनी प्योर थी कि उसके मन में ये कभी आया ही नहीं कि ये सब कोई जाल भी हो सकता है। उसने अपने आप को कंफर्टेबल किया और बोली, मेरा नाम तो आप जानते ही हैं। मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुई। मुझे जन्म देने के बाद ही मेरी माँ गुजर गई। मेरी देखभाल मेरे पापा ने की। मैंने कैसे भी करके पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैंने कई जगह इंटरव्यू दिया, लेकिन हर बार रिजेक्शन ही हाथ लगा। फिर एक दिन मैं मैम से मिली। वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने बिना इंटरव्यू लिए मुझे जॉब पर रख लिया। तो अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी और सुकून से गुजर रही है। उसने ये सारी बात एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कही। अगर किसी ने उसके पास्ट के बारे में बताते वक्त उसकी आंखों में नहीं देखा होता तो शायद सभी उसकी स्माइल को देखकर मुस्कुराते, लेकिन टोनी ने वहाँ दर्द देखा। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने मुस्कुराते हुए ही कहा, मैंने तो बता दिया, अब आप कुछ अपने बारे में बताइए। टोनी ने गहरी सांस ली और बोला, मेरी फैमिली में मैं, मेरी बहन और मेरे मम्मी पापा थे। हम 4 अपने दुनिया में बहुत खुश थे। मेरे मम्मी पापा भी वर्कर थे। एक दिन उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर पुल बनाने के लिए बुलाया गया था। वो दोनों वहाँ काम कर रहे थे। कुछ गड़बड़ी की वजह से वो पुल गिर गया और वो दोनों कभी वहाँ से वापस नहीं आए। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरी बहन और मैं रह गए। मैं अपनी बहन को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था और ये काम लीगल तरीके से हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा। उसके बाद मैंने अपनी बहन को इन सब से दूर रखने के लिए उसे अमेरिका भेज दिया। मैं अक्सर उसके पास जाता था। वहाँ मैं करीब 2-3 साल उसके साथ रहा और वहीं से अपना काम करता रहा। मेरी एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी है।
मुझे उस सिलसिले में अक्सर कोरिया जाना पड़ता था। उस दिन भी मैं कोरिया में ही था जब मुझे मेरी बहन के मर्डर की खबर मिली। मेरी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। ये बोलते समय उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। जब शिखा ने ये देखा तो उसकी भी आंखें नम हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथों पर रखना चाहा, लेकिन वो नहीं कर पाई। टोनी ने आगे कहा, मुझे पता चला कि मेरी बहन का किसी ने रेप करके उसे मार डाला। मुझे लगा कि ये काम मेरे किसी दुश्मन ने किया है। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ शिखा की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं कब पूरी तरह से टूट गया? शिखा ने अपना सिरनामे हिला दिया। टोनी ने कहा, जब मुझे ये पता चला कि ये काम मेरे दोस्त ने किया था, वो दोस्त जिसे मैं अपना परिवार मानता था, उस पर इतना विश्वास करता था कि जब मैं कोरिया जाता था तो मैं अपनी बहन को उसके हवाले करके जाता था। ये सोचते समय उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। शिखा ने जब ये देखा तो वो थोड़ा डर गई, लेकिन वो ये जानती थी कि उसे इस समय किसी के साथ की ज़रूरत है जो उसे समझ सके। उसने अपने हाथों को उसके हाथों पर रख दिया। टोनी को किसी के हाथों की गर्माहट जब उसके हाथों पर महसूस हुई तो उसने अपनी निगाहें उस हाथ पर डाली और फिर शिखा की आंखों में देखा। वो थोड़ा हैरान था क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। पता नहीं क्यों, पर उसे लगा जैसे उसके दिल को कोई पिघला रहा हो। उसने जल्दी से अपनी निगाहें उस पर से हटाई और मुस्कुराते हुए ही कहा, लगता है मैंने तुम्हें भी इमोशनल कर दिया। और मुस्कुराते हुए ही कहा, लगता है मैंने तुम्हें भी इमोशनल कर दिया। मुझे पता है कि मैंने सब खराब कर दिया। आई एम सॉरी। मुझे लगता है हमारी पहली, हालांकि वो डेट कहना चाहता था, लेकिन पता नहीं वो शब्द उसके मुंह से क्यों नहीं निकला। शिखा सब समझ गई। उसने हल्का मुस्कुराते हुए ही कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, उल्टा मुझे खुशी है कि तुमने मुझे पहली मुलाकात में ही अपने बारे में सब कुछ बता दिया। इससे कम से कम मैं तुम पर पूरी तरह से विश्वास कर सकती हूँ। टोनी उसकी बात को सुनकर थोड़ा हैरान था। क्या उस पर यकीन करना इतना आसान था, या ये लड़की सच में बेवकूफ़ थी? उसने पहले ही सोच लिया था कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है उसका विश्वास जीतने के लिए, इसलिए उसने अपने लाइफ के स्ट्रगल की कहानी ही बताना चाहा। हालांकि वो भी नहीं जानता था कि क्यों उसने अपने बहन की बात उससे बताई। वो उसे ये नहीं बताना चाहता था, लेकिन उससे उसका फ़ायदा ही हुआ। अब ये लड़की जो उसके प्लान को सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगी, उस पर पूरा यकीन करती है। फिर भी वो पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने उससे पूछा, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी मुझ पर यकीन नहीं कर रही हो? आई मीन, किसी भी लड़की को किसी भी अनजान लड़के पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं? इस बात पर शिखा ने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए अपने हाथों को उसके हाथों से हटाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन है कि जो अपनी बहन को इतना ज़्यादा प्यार करता हो, जो उसके लिए कुछ भी कर सकता हो, वो आदमी किसी और लड़की के साथ बुरा नहीं कर सकता। सच बताइए, आप कर सकते हैं क्या? ये सवाल सुनकर टोनी को मिक्स्ड फीलिंग हुई। एक ही समय पर वो खुश, शर्मिंदा और घबराया हुआ लग रहा था। अभी वो कुछ कहता कि उससे पहले ही उनका ऑर्डर आ गया। शिखा तो ये देखकर बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से अपने खाने को खाना शुरू कर दिया। उसको यूं खाने पर टूटा हुआ देखकर टोनी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सच में ये लड़की भी ना। हालांकि वो खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाया कि क्या ये वही लड़की है जो प्रिया की सेक्रेटरी है, क्योंकि उस वक्त तो वो एकदम प्रोफेशनल लगती है, लेकिन अभी तो उसकी तुलना किसी बच्चे से भी की जा सकती है। शिखा ने देखा कि टोनी खाना नहीं खा रहा है, तो इसलिए उसने उसको देखकर उसकी तरफ खाने का इशारा किया। टोनी ने भी अपना खाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने डिनर कर लिया तो टोनी ने आइसक्रीम मंगाई। शिखा ने अपने चेहरे की स्माइल को छुपा नहीं पाई। टोनी ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसको देखा और उससे उसका नंबर ले लिया। जब शिखा आइसक्रीम खा रही थी तो उसके होठों पर थोड़ी आइसक्रीम लग गई, लेकिन शिखा को इस बात का पता नहीं चला और वो आइसक्रीम खाती रही। टोनी को आइसक्रीम खाने से ज़्यादा उसको आइसक्रीम खाते हुए देखने में मज़ा आ रहा था। उसने जब आइसक्रीम को उसके होठों पर लगा देखा तो उसका हाथ अपने आप ही शिखा के होठों पर चला गया। शिखा ने जैसे ही उसकी उंगलियों को अपने होठों पर महसूस किया तो उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये पहली बार था जब किसी लड़के ने उसको छुआ था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया।
उसने बड़ी बड़ी आंखों से टोनी को देखा। अब टोनी को भी महसूस हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसने जल्दी से अपने हाथों को पीछे कर लिया और मुस्कुराते हुए बोला, वो तुम्हारे होठों पर आइसक्रीम लगी थी। तभी शिखा का फ़ोन बजा, जिसमें उन दोनों के बीच के माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। शिखा ने फ़ोन उठाया। उसने देखा कि प्रिया उसे कॉल कर रही थी। उसने जल्दी से नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और सीधी होकर बैठ गई। उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई। अब वो बहुत सीरियस लग रही थी। टोनी उसको अचानक से इतना बदला देखकर हैरान ही रह गया। शिखा ने कॉल रिसीव करते ही कहा, हेलो मैम। प्रिया ने उससे मालदीव जाने की बात बताई और ये भी कहा कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो वो सब कुछ हैंडल कर ले। बहुत ज़रूरी होने पर ही वो उसको कॉल कर सकती है और उसकी कुछ मीटिंग को पोस्टपोन करने को कह दिया, और जो बहुत ज़रूरी है उन्हें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अटेंड कर लेगी। शिखा ने सब कुछ सुना। उसने कहा, ओके मैम। उसके बाद स्माइल के साथ कहा, हैव अ गुड वेकेशन मैम। ये बोलकर उसने कॉल को रख दिया। टोनी समझ गया था कि ये कॉल प्रिया का है। उसने पूछा, क्या हुआ मिस प्रिया, कहीं जा रही हैं क्या? शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो जा रही हैं अपने हनीमून पर आर्यन सर के साथ। ये सुनते ही टोनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसके अंदर नफरत की आग जल उठी, लेकिन उसने खुद को शांत किया और मुस्कुरा दिया। आज उसका आर्यन को बर्बाद करने की इच्छा और ज़्यादा मजबूत हो गई। शिखा को टोनी ने उसके घर तक छोड़ा और अपने घर चला आया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।